हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम में कम ही टाइम बचा है, 2 से 3 दिन बचे हैं। जिनका 28 तारीख को एग्ज़ाम है और जिनका आगे भी है उनके लिए भी कम ही टाइम है। भाई जिनका लास्ट में है उनके पास तो टाइम है अभी, ठीक है, लेकिन जिनका अभी है उनके पास टाइम नहीं है। तो आपके 2 से 3 दिन बचे हैं, आप सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। हम लोग भी रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनकी भी हेल्प होगी और जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्या है, वन शॉट रिवीजन है। ऐसे ही हमने कल क्या है, कल साइंस पेडागोजी कंप्लीट कर लिया है। आज हम मैथ की पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे। कल फिर अनदर कोई सब्जेक्ट करेंगे, जो भी आप कहेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको कि मैंने एक चैनल और बनाया है कॉलेज विद भावना के नाम से, जिसमें आप बीएड का सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज सारे चैप्टर कराऊंगी, ठीक है, और आपको पीपीटी, सारी पीडीएफ, सारी चीज़ें मिलेंगे, सारे लेसन प्लान वहीं पे कराऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी और टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बने रहिए एंड तक, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी रखे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स होता क्या है भाई? मैथ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, कैसी इसकी प्रकृति है, गणित की कैसी प्रकृति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, यानी मैथ की जो अवधारणाएं हैं, गणित की जो अवधारणाएं हैं, वो कैसी हैं? अमूर्त हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। ये किस पर निर्भर करती हैं? तर्क पे निर्भर करती हैं, लॉजिक पे डिपेंड है, ठीक है। कैसी हैं? लॉजिकल है, तार्किक है। इसका जो कंसेप्ट है वो लीनियर नहीं है, क्योंकि क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी लेवल का मैथ हम उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेखीय नहीं होती, ठीक है। मैथमेटिकल कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। जो इसके कंसेप्ट है मैथ के, वो किस पे बेस्ड है? डिडक्टिव रीजनिंग पे, यानी निगमनात्मक तर्क पे। यानी पहले बच्चे को क्या है भाई, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में क्या है, रूल्स ही तो लगाएंगे क्वेश्चंस के। कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे जाएंगे? रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है। और इसका नेचर हायरार्किकल है, यानी क्या है, एक क्रम में चलता है, ठीक है, हायरार्किकल नेचर है। अब क्वेश्चन बताइएगा इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन इससे रेयरली आता है, ठीक है, आ भी जाता है, नहीं भी आता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथमेटिकल कंसेप्ट आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, कि गणित की अवधारणाएं प्रकृति में कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है इन मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स आर लीनियरली अरेंज्ड, गणित में अवधारणाओं को रैखिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। सी ऑप्शन है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर लॉजिकल इन नेचर, कि गणितीय अवधारणाएं तार्किक प्रकृति की होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है इन मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, यानी गणित में अवधारणाएं निगमनात्मक तर्क पर आधारित होती हैं। बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? गलत पूछ रहा है, यानी नोट पूछ रहा है, ठीक है। आज पेन हमारा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है कि क्या है, ये लीनियरली नहीं होती हैं, हर एक एज में होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी गलत है, लीनियर नहीं होती, ठीक है। बाकी सारे ठीक हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब एरर एनालिसिस, ये हर बार पूछा जाता है, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। एरर एनालिसिस यानी बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में सारा प्रोसेस है, इसके टाइप्स भी हैं, इसके कॉज भी हैं, किसने दिया है, आगे सारा पढ़ेंगे डिटेल में। एरर एनालिसिस ये एक मेथड है जिसमें क्या है, टीचर्स यूज करते हैं, टीचर एनालाइज करते हैं, टीचर देखते हैं कि बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह की त्रुटियां हो रही हैं भाई, क्लास वर्क में हो रही हैं, होमवर्क में हो रही हैं, असाइनमेंट में हो रही हैं, तो वो इसके अंदर आती है, ठीक है। इट इज़ अ मेथड विच इज यूज्ड बाय अ टीचर to analyze the mistakes, errors which student make frequently in class work, homework, test, activities, ठीक है। तो ये होता है एरर एनालिसिस। नीड ऑफ एरर एनालिसिस, जरूरत क्या है एरर को एनालाइज करने की? भाई इससे क्या है, पता चल जाता है
टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर स्टूडेंट्स नीड हेल्प, पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ नीड की ज़रूरत है, कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ उसे दिक्कत हो रही है, ठीक है, और किस तरह का एरर कर रहा है बच्चा, ये भी पता चल जाता है। टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ एरर, यानी त्रुटि के कारण की पहचान करने के लिए। टू टेक एक्शन टू रिजोल्व द प्रॉब्लम एरर, यानी त्रुटि या समस्या को हल करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब 3 तरह के एरर होते हैं। फर्स्ट है प्रोसीजरल एरर, यानी प्रक्रियात्मक त्रुटि। इसमें क्या होता है, देखो जैसे 43 में से 27 माइनस करना है, तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है कि नीचे से माइनस कर दिया, कैरी नहीं लिया, 7 में से 3 को माइनस कर दिया तो 4 आया, इधर 4 ही था, 4 में से 2 को माइनस करा तो 2 आ गया। तो बच्चे का पूरा प्रोसेस ही गलत है, पूरी प्रक्रिया ही उसने गलत की है, तो ये क्या है, ये है प्रोसीजरल एरर, ठीक है। फिर है कंसेप्चुअल एरर, यानी संकल्पनात्मक त्रुटि। इसमें क्या है, बच्चे को ट्रायंगल दिया गया, बोला गया कि इसे हाफ करना है, तो बच्चे ने 1/2 इसका कैसे किया, ऐसे करना चाहिए था 1/2, भाई ऐसे ही तो हाफ होगा, इसके दो टुकड़े करने हैं, तो ऐसे ही तो बच्चे ने इसे बीच में से कर दिया पार्टीशन इसका, तो ये क्या है, बच्चे के कंसेप्ट में दिक्कत है, ये हुआ कंसेप्चुअल एरर, यानी संकल्पनात्मक त्रुटि, ठीक है। थर्ड है कंप्यूटेशनल एरर, यानी संगणना त्रुटि। इसमें क्या है, ये 2 तरह की होती है, एक तो बच्चा केयरलेस यानी लापरवाही में जो प्लस करते हैं उसमें गलती कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी करेंगे उंगलियों पे 1 2 3 1 2 3 और हो गया 5, तो ये तो एक तो केयरलेस की वजह से होता है, ठीक है। और एक बच्चा जब शुरुआती दिनों में स्कूल जाता है यानी स्टार्टिंग करता है अपनी स्कूलिंग की, तब भी ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटेशनल एरर, यानी संगणना त्रुटि। ये 3 तरह की त्रुटि होती है, ठीक है। अब क्या है त्रुटि के कारण, कोज ऑफ एरर, क्या कारण है भाई, क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ऐसा हो सकता है कि बच्चे को कंसेप्ट समझ ही ना आया हो, इस वजह से गलती हुई हो। या फिर ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ये भी हो सकता है कि वो क्लास में प्रेजेंट ही ना हो मेंटली, कि भाई क्लास में बैठा तो है, दिमाग नहीं है क्लास में, या फिर टोटली क्लास में प्रेजेंट ना हो, या बंक पे हो, या एब्सेंट हो। या फिर ही वॉज नॉट अटेंटिव इन द क्लास, कि ऐसा हो सकता है कि क्लास में अटेंटिव ना हो, ध्यान ही ना दे रहा हो, बैठा हो, दिमाग कहीं पे जा रहा हो, बोर्ड पे मैडम पढ़ा रही है ना, होता है ना ऐसा। टीचर डिड नॉट यूज हिज और हर लर्निंग स्टाइल, टीचर का लर्निंग स्टाइल उसे पसंद ना आ रहा हो, कि टीचर जो पढ़ा रही है वो तरीका उसे पसंद ना आ रहा हो, या फिर उसे मैथ का फोबिया हो, इस वजह से भी एरर हो सकता है, ठीक है, यानी मैथ से डर लगता हो, है ना, जैसे लड़कियों को लगता है। या फिर ही हैज डिसकैलकुलिया, यानी डिसकैलकुलिया भी हो सकता है कि उसे विकार हो एक तरह का, ठीक है, यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब है न्यूमैन्स एरर एनालिसिस, न्यूमैन ने दिया है एक पूरी थ्योरी दी है इसके ऊपर, इसमें स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट स्टेज है रीडिंग स्टेज, फर्स्ट स्टेज है रीडिंग स्टेज, यानी रीडिंग एरर। इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रॉब्लम को पढ़ता है, लेकिन बच्चे को क्या है प्रॉब्लम समझ नहीं आती, जैसे कि ये लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं कि भाई राम ने टोकरी में 2 सेब डाले, श्याम ने 3 डाल दिए, तो टोटल बताओ कितने हुए, तो इस तरह की लैंग्वेज होती है स्टार्टिंग में प्राइमरी में। तो बच्चा क्या है इसमें रीडिंग एरर करता है, यानी पढ़ नहीं पाता, उसे वर्ड्स और सिंबल्स समझ नहीं आते हैं उस प्रॉब्लम के, ठीक है, तो ये हुआ रीडिंग एरर। सेकेंड है कॉम्प्रीहेंशन एरर, बच्चा पढ़ भी लेगा अगर लैंग्वेज उसने पूरी पढ़ ली, लेकिन पूरी पढ़ने के बाद क्या है उसमें से की टर्म्स नहीं निकाल पाता। भाई मैथ का हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम ऐसे ही तो करते हैं कि राम ने 2 सेब डाले तो R2 लिख लिया, श्याम ने 3 सेब डाले उसमें तो ऐसे इस तरह से लिख लिया। ये की टर्म्स जो जो चीज़ें उसमें दी होती हैं क्वेश्चन के अंदर वो हम ऐसे निकाल के बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन एरर, यानी अगर बच्चा क्वेश्चन तो पढ़ पा रहा है लेकिन उसके की टर्म्स नहीं निकाल पा रहा कि पूछ क्या रहा है, तो ये हुआ कॉम्प्रीहेंशन एरर, ठीक है। आगे चलें। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टेक। अब इसमें क्या है कि बच्चा पढ़ भी रहा है, ठीक है, उसने की टर्म्स भी बाहर निकाल ली, लेकिन क्या है फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा, मैथमेटिकल ऑपरेशन चूज नहीं कर पा रहा कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशनल एरर या ट्रांसफॉर्मेशनल मिस्टेक, ठीक है। फोर्थ है प्रोसेस फेज या प्रोसेस एरर, या इसका सेकंड नाम है परफॉर्मिंग मैथमेटिकल प्रोसीजरल एरर। इसमें क्या है भाई बच्चे ने पढ़ भी लिया, रीडिंग भी कर ली,
कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया, यानी की टर्म्स भी बाहर निकाल लिया और फॉर्मूला भी लगा लिया। लेकिन क्या है, फॉर्मूला लगाने के बाद इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो क्वेश्चन पूरा सोल्व कर देगा। फॉर्मूला लगाने के बाद जो नीचे का कैलकुलेशन है ना, सारा ऑपरेशन है, उसे नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसे नहीं कर पा रहा तो क्या है, प्रोसेस एरर है उसे। ठीक है, फिर लास्ट है एनकोडिंग एरर या इंटरप्रिटिंग द आंसर, कि बच्चे ने प्रॉब्लम को पढ़ भी लिया, रीडिंग भी कर ली, कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया, ट्रांसफॉर्मिंग भी कर लिया, प्रोसेस फेज यानी पूरा क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया। अब सोल्व करने के बाद अगर टीचर पूछती है कि इसे बताओ ये क्वेश्चन तुमने कैसे किया, तो बच्चा समझा नहीं पाता कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया, बस कर दिया। ठीक है, कि बस कर दिया है, ये नहीं पता कैसे हुआ है। तो ये होता है एनकोडिंग एरर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, रीडिंग एरर, सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन एरर, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल एरर, एंड फोर्थ है प्रोसेस फेज या परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एरर, या लास्ट वन है एनकोडिंग एरर। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन हर बार पूछता है। और कैसे पूछता है, सीरीज में लगाने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सुंदर सी रख ली है स्लाइड। फर्स्ट है रीडिंग, सेकंड है कॉम्प्रिहेंड, थर्ड है ट्रांसफॉर्म, फोर्थ है प्रोसेस और लास्ट में एनकोड। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2, एरर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज। गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है। बताइए, एरर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ में, तो ये कैसा स्टेटमेंट है। फॉल्स है, एज एरर इंडिकेट केयरलेसनेस, की गलत है क्योंकि त्रुटियां क्या है, लापरवाही का संकेत है। सेकंड है ट्रू है, एज दे गिव आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट, कि ये सच है कि एरर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक में। क्यों, क्योंकि ये इस बारे में विचार देते हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं का निर्माण कैसे कर रहे हैं, कि बच्चा कैसे सीख रहा है। भाई उसकी गलतियों से ही तो पता चलता है कि कैसे प्रोसेस सीख रहा है, वो उस कहाँ गलती कर रहा है। थर्ड है ट्रू, एज दे गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर मार्क्स, कि सच है क्योंकि वे छात्रों को उनके अंकों के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं, कि मार्क्स के बारे में बताते हैं कि भाई इतनी गलती की है तो 10 में से इसके 5 नंबर आए हैं। ठीक है, फॉल्स है, एज देयर इज नो स्कोप ऑफ एरर इन मैथमेटिक्स, कि असत्य है क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, कि त्रुटियां हो ही नहीं सकती मैथ में। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई गलती क्या है, गलती करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा, परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, स्टार्टिंग से ही गलतियां कर कर की तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत बता रखा है, तो ये भी गलत है और लास्ट वाला भी गलत है। सेकंड और थर्ड बचे, लेकिन थर्ड में क्या है, उसके मार्क्स के बारे में बता रहा है कि एरर उसके मार्क्स का फीडबैक देंगे, तो हमें बच्चे के मार्क्स नहीं देखने हैं। ठीक है, हमें बच्चे के मार्क्स नहीं देखने हैं। सेकंड ऑप्शन ठीक है कि ट्रू, एज दे गिव आइडियाज, ये आइडियाज देगा कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, मिसकंसेप्शंस इन मैथमेटिक्स कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी गणित में गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है, कैसे। फर्स्ट ऑप्शन है एंगेजिंग चिल्ड्रन विद एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण और गैर उदाहरणों के साथ बच्चों को शामिल करना, कि बच्चों को क्या है, कुछ बुक से रिलेटेड एग्जाम्पल दें, कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दें, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल दें। सेकंड ऑप्शन है फ्रेमिंग सिमिलर क्वेश्चन एंड रिपीटिंग देम मेनी टाइम्स, यानी समान प्रश्नों को तैयार करना और उन्हें कई बार दोहराना, कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहो तो रट जाएगा, उससे गलतफहमी थोड़ी ना दूर होंगी, यानी ये जो मिसकंसेप्शन हो गया, गलत धारणा बन गई है, वो दूर थोड़ी ना होगी। थर्ड ऑप्शन है लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल क्वेश्चन, कि बहुत सारे अभ्यास और ड्रिल कराएं यानी रटवाएं। फोर्थ ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेटिंग द एल्गोरिथम अगेन, यानी एल्गोरिथम को फिर से प्रदर्शित करना, यानी फॉर्मूला दोबारा से बताना, पूरा प्रोसेस दोबारा से बताना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई हम फॉर्मूला दोबारा से बताएंगे तो ये भी कोई तरीका अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा अभ्यास कराएं तो ये रटने की तरफ जाता है, और एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराएंगे तो भी रट्टा ही हो गया। सबसे बढ़िया है कि बच्चों को एंगेज करेंगे, शामिल करेंगे, उन्हें कुछ तो एग्जाम्पल्स देंगे, कुछ नॉन एग्जाम्पल देंगे, यानी कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड, कुछ बुक से रिलेटेड। ठीक है, तो उनकी जो गलत अवधारणाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा बड़ा है, कट भी सकते हैं ऑप्शन। बताइए,
According to Newman, there are 5 levels to be undertaken before a student is able to solve a word problem. They are listed below in a random order. न्यूमैन के अनुसार एक छात्र को एक शब्द समस्या को हल करने में सक्षम होने से पहले 5 स्तरों पर काम करना पड़ता है। जो हम 5 स्तर अभी पढ़ के आए हैं उन्हें सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो क्रम के नीचे सूचीबद्ध है, इस तरह से दिए गए हैं। तो बताइए, ए ऑप्शन है कॉम्प्रीहेंड व्हाट द टास्क इज आस्किंग, यानी समझें कि कार्य क्या पूछ रहा है। बी ऑप्शन है मस्ट बी एबल टू रीड क्वेश्चन, प्रश्न पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। सी ऑप्शन है अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि आवश्यक गणितीय संचालन करें। डी ऑप्शन है नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल डिमांड, कि समस्याओं को गणितीय मांग के अनुवाद करने की आवश्यकता है। ई ऑप्शन है रिप्रेजेंट द नंबर एज अ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट, कि एक सार्थक निर्माण के रूप में संख्या का प्रतिनिधित्व करें। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, एक नहीं सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो नीचे सीरीज के दिए हुए हैं, बताइए आप कौन सा आंसर होगा। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो भाई, पहले हमने क्या पढ़ा था कि पहले रीडिंग एरर होगा, है ना। फर्स्ट क्या है, रीडिंग एरर है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में तो कॉम्प्रीहेंड है। सेकंड क्या है, मस्ट एबल टू रीड क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन हमारा, सॉरी बी हमारा पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा कॉम्प्रीहेंशन यानी ए आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ए बी ए, उसके बाद क्या है ट्रांसलेट करेंगे यानी डी आएगा। फिर उसके बाद क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, यानी फॉर्मूला तो लगा दिया, ट्रांसफॉर्म तो कर दिया, पूरी कैलकुलेशन करनी है यानी सी आएगा। फिर उसके बाद क्या है मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट, यानी कैसे किया है ये बताना। तो क्या है ई यहाँ पे आएगा, बी ए डी सी ई, बी ए डी सी ई। फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम टू हिज स्टूडेंट। एक वर्ड प्रॉब्लम है कि समीना 10 मिनट से 9 बजे बिस्तर पर जाती है, यानी 10 बजने में जब 9 मिनट होती हैं तब वो बिस्तर पर जाती है। ठीक है, क्या है 10 मिनट होती है 9 बजने में तब जाती है, यानी 8:50 पे जा रही है। समीना की तुलना में कीर्ति 20 मिनट बाद बिस्तर पे जा रही है। तो भाई ये 9:10 पे जा रही है। कीर्ति कितने बजे बिस्तर पर जाती है। छात्रों में से एक उत्तर के रूप में एक ने आंसर दिया, एक बच्चे ने उठ के कि 20 आंसर दे दिया। वह बताते हैं कि यह कहता है कि कीर्ति 20 मिनट बाद सोती है, वो बता रहा है कि 20 मिनट बाद सोती है, तो इसलिए उसने 20 ही उत्तर दे दिया। ठीक है, न्यूमैन के अकॉर्डिंग छात्र द्वारा दिए गया उत्तर उदाहरण है। तो बताइए किसका उदाहरण है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यानी त्रुटिबोध का, या फिर रीडिंग एरर का, या फिर प्रोसेस स्किल एरर का, या फिर केयरलेस एरर का। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई दो ये तो है नहीं, ये तो टाइप्स थे उसके, इनमें से दोनों में से बताना है, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग एरर में से। भाई क्या है, वो सारी प्रॉब्लम पढ़ ली उसने, पढ़ के उसे समझ तो आ गई, लेकिन वो की टर्म्स बाहर नहीं निकाल पाया कि कितने बजे वो बेड पे गई, वो कितने मिनट बाद आई, तो उसने क्या है ऐसे ही आंसर दे दिया। तो ये क्या है कॉम्प्रिहेंशन एरर, यानी बोध त्रुटि है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब है वैन हिले थ्योरी। वैन हिले की थ्योरी, इसमें क्या है, वैसे तो 5 लेवल है, लेकिन स्टार्टिंग 0 लेवल से हुई है। जो लेवल 0 है वो है विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण। इसमें क्या है, बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं और उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। जैसे कि घर में क्या है, बच्चा मम्मी को देख रहा है कि मम्मी रोटी बना रही है, और रोटी कैसी होती है, गोल होती है, तो बच्चा कहेगा मम्मी सर्कल है ये। ठीक है, क्या है ये, सर्कल है। समोसा देख लिया तो समोसे को बताएगा ये तो ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना। वो क्या आते हैं ट्रायंगल जो बच्चों के खाने वाले आते हैं, बिंगो बिंगो करके शायद, तो क्या है उन्हें देख के बच्चे कहेंगे ये तो ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है, लेवल है विजुअलाइजेशन। ठीक है, जिसमें इमेज देख के बता देगा बच्चा दिखावट के आधार पर। फिर है लेवल फर्स्ट यानी विश्लेषण एनालिसिस। इसमें क्या है, बच्चा शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। जैसे वर्ग और आयत में अंतर बता देगा कि भाई रेक्टेंगल और ट्रायंगल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है,
तो ये हुआ विश्लेषण यानी लेवल फर्स्ट एनालिसिस। फिर है लेवल 2 यानी अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप। इसमें क्या है, बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे। ठीक है, तो ये है इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप। फोर्थ लेवल है औपचारिक यानी फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या है, शेप्स के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फॉर्मूले लगा भी देता है, ढूंढ भी लेता है। ठीक है, ये है लेवल 3 यानी फॉर्मल या फिर डिडक्शन। फिर है लास्ट लेवल, लेवल 4 दृढ़ता यानी रिगर एक्सियोमेटिक। इसमें क्या है, बच्चा फॉर्मूला खुद से भी बना लेता है, थ्योरम कोई भी थ्योरम प्रूव करनी हो वो भी कर लेता है, खुद फॉर्मूले लगा भी लेता है, क्वेश्चन भी खुद बना लेगा। तो ये है रिगर और एक्सियोमेटिक। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ लेवल 0 से और लेवल फर्स्ट से ही मोस्टली पूछे जाते हैं। अब ये जो टेबल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो इस टेबल को माइंड में रख के आप क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और ऊपर कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए, क्योंकि मैं इधर की साइड आ रही होंगी ना। फर्स्ट है लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन। इसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि देखो ये पिंक कलर है, यानी बच्चा क्या है, शेप्स देख लेता है। ये K2 तक चलता है, यानी बच्चा LKG UKG फर्स्ट और सेकंड, जब सेकंड क्लास तक का बच्चा इसमें आता है विजुअलाइजेशन के अंदर। और सेकंड क्लास तक के बच्चे की एज हम अपने माइंड में रखेंगे जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि भाई 7 से 8 साल का बच्चा है तो वो सेकंड क्लास तक पहुँचता है। ठीक है, 9 साल तक का बच्चा पहुंच जाता है। फिर है लेवल फर्स्ट यानी क्लासेस ऑफ शेप्स, शेप्स की क्लासेस बता देगा। इसमें जो बच्चा रहेगा वो ग्रेड 3rd से 5th तक रहेगा, यानी 3rd 4th 5th का बच्चा इसके अंदर आएगा, लेवल फर्स्ट के अंदर, एनालिसिस के अंदर। ठीक है, फिर है लेवल 2 यानी इनफॉर्मल डिडक्शन, बच्चा प्रॉपर्टीज बताएगा। इसमें बच्चा रहेगा 8th ग्रेड का, यानी क्या है 6th 7th और 8th ग्रेड तक का बच्चा इसके अंदर रहेगा इनफॉर्मल डिडक्शन के अंदर। फिर है लेवल 3rd यानी डिडक्शन। इसमें कि बच्चा रिलेशनशिप बता देगा, फॉर्मूले लगाएगा अपने आप, यानी बच्चा बड़ा हो जाएगा, यानी हाई स्कूल ज्योमेट्री इसके अंदर आ जाती है। 10th क्लास तक का बच्चा इसके अंदर आ जाता है। और 10th क्लास का बच्चा भाई फॉर्मूले तो लगा ही सकता है, क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लेगा, है ना, मैथ पूरा एडवांस हो जाता है। फिर लास्ट है लेवल 4 रिगर। ये क्या है, ये तो हाई लेवल होता है, 11th 12th और BSc लेवल तक का बच्चा इसके अंदर आता है, यानी कॉलेज मैथ आता है इसके अंदर। इसमें क्या है, खुद से क्वेश्चन भी बना लेगा बच्चा, फॉर्मूले भी बना लेगा, थ्योरम को प्रूव भी कर लेगा, और ये भी देख लेगा कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट है लेवल 0 है विजुअलाइजेशन, फर्स्ट है एनालिसिस, सेकंड है इनफॉर्मल डिडक्शन, 3rd है डिडक्शन और 4th है रिगर। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइए इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। अ 7-year-old boy recognizes all four-sided regular figures as square. According to Van Hille, he is at which stage of geometrical thinking? एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। वैन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है, बताइए। 7 साल का बच्चा है, तो भाई 7 साल का बच्चे को आप कौन से स्टेज में रखेंगे? लेवल 2nd में रखेंगे यानी एनालिसिस में, 1st में रखेंगे विजुअलाइजेशन में, लेवल 4 में रखेंगे डिडक्शन में, लेवल 3 में रखेंगे इनफॉर्मल डिडक्शन में। क्वेश्चन को 2 तरह से समझ सकते हैं। भाई एज दे रखी है, 7 साल का बच्चा है तो कौन सी क्लास में होगा? भाई 1st क्लास में मुश्किल से होगा, 2nd में हो सकता है अगर जल्दी बैठ गया तो, है ना। 1st 2nd में होगा, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 4 भुजा वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है, यानी देख के पहचान रहा है। तो कौन से स्टेज में होगा वो? विजुअलाइजेशन में तो होगा, है ना। विजुअलाइजेशन में 2nd क्लास तक का बच्चा आता है, KG से लेके 2nd क्लास तक का, ठीक है। तो वो टेबल मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं उससे। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी ज्योमेत्रीय समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है, बताइए कौन सा क्रम सही है। पहले कौन सा आता है? विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर फॉर्मल डिडक्शन, ये वाला सेट अच्छा है। या फिर सेकंड ऑप्शन है फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस। थर्ड है विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन। फोर्थ है विजुअलाइजेशन, फॉर्मल डिडक्शन, एनालिसिस एंड इनफॉर्मल डिडक्शन।
भाई देखो पहले तो विजुअलाइजेशन आता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा कट जाता है, इसमें विजुअलाइजेशन है नहीं, 3 में है। फिर विजुअलाइजेशन के बाद एनालिसिस आता है, तो फोर्थ भी कट गया। फिर इसके बाद आता है इनफॉर्मल डिडक्शन, तो थर्ड भी कट गया। फिर उसके बाद आता है फॉर्मल डिडक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक होगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्री, स्टूडेंट हु कैन डिस्क्राइब एंड शॉर्ट आउट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस आर एट। वैन हिले के ज्योमेट्री स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, देखने भाई देख के वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये सर्कल है, ये तो रोटी जैसा लग रहा है, ये बॉल है, सर्कल जैसी लग रही है ना। तो बताइए कौन सा लेवल होगा। लेवल फर्स्ट एनालिसिस होगा, लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन होगा, लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन होगा, या फिर लेवल 0 विजुअलाइजेशन होगा। यानी चाक्षुषीकरण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन या फिर विश्लेषण। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई बच्चा क्या है, दिखावट के आधार पे यानी देख के बता रहा है कि समोसा है तो ट्रायंगल जैसा है, बॉल है, घर में अपने ज्योमेट्री बॉक्स को देख के बता रहा है कि ये तो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। तो कौन से स्टेज में है बच्चा, छोटा ही तो है, विजुअलाइजेशन में है, तो 0 लेवल पे है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए, ही क्लासिफाइड द पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, यानी पॉलीगन्स को देख के बता रहा है, उसके साइड्स बता रहा है देख के। द चाइल्ड इज एट लेवल ऑफ वैन हिले ज्योमेट्रिकल थॉट। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो विजुअलाइजेशन से आते हैं। अगर प्राइमरी में तो बिल्कुल ही विजुअलाइजेशन से आते हैं, मतलब श्योरिटी एक देखो एक आधा क्वेश्चन तो मैं कहती नहीं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो विजुअलाइजेशन से ही आते हैं, क्योंकि इसी स्टेज के बच्चों का पेपर होता है। यानी प्राइमरी गई तो है, प्राइमरी की क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी वाले में सेकेंड स्टेज के आ जाते हैं। बस जो हाई लेवल के हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आते, अगर आएगा तो सीरीज में लगाने को आ सकता है। ठीक है, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हिले के ज्योमेट्री विचार के स्तर पे है। बताइए, ए ऑप्शन है एनालिसिस यानी विश्लेषण, बी ऑप्शन है इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन, सी ऑप्शन है फॉर्मल डिडक्शन यानी औपचारिक निगमन, डी ऑप्शन है विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो डी ऑप्शन ठीक होगा, यानी विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। साइड्स के बेस पे पहचान रहा है फिगर को, तो क्या है, विजुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज आर एबल टू क्लासीफाई द गिवन शेप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, यानी देख के पहचान रहा है दिखावट के आधार पे। अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल्स ऑफ ज्योमेट्री दे आर एट। बताइए, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो वैन हिले के अनुसार वे ज्योमेट्री के कौन से स्टेज पे हैं, इनफॉर्मल डिडक्टिव स्टेज, फॉर्मल डिडक्शन स्टेज, या फिर विजुअलाइजेशन या फिर एनालिटिकल स्टेज। तो भाई विजुअलाइजेशन में तो होंगे, है ना, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, अ क्लास 5th स्टूडेंट इज एबल टू क्लासीफाई, ये याद रखना है 5वीं क्लास का बच्चा है, एबल टू क्लासीफाई 2 डायमेंशनल शेप्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। यानी क्या कर रहा है, द्विआयामी आकृतियों यानी 2 डायमेंशनल वाली जो शेप्स हैं उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत करने में सक्षम है। तो वैन हिले की कौन से स्तर में होगा ये बताइए। कैटेगरीज बता रहा है, शेप्स की प्रॉपर्टीज बता रहा है, तो बच्चा कौन से स्टेज पे है, एनालिसिस पे है, एक्सियोमेट्रिक या फिर रिगर पे है। ये बड़ी वाली स्टेज है, इसमें बच्चा कॉलेज में चला जाता है या फिर 11th-12th में रहता है, या फिर रिकॉग्निशन या फिर डिडक्शन। तो बताइए कौन सी स्टेज होगी। भाई बच्चा क्या है, 5th क्लास में है। जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी विजुअलाइजेशन वो क्या थी, K2 से ले K2 तक थी। सेकंड वाली एनालिसिस थी 5th क्लास तक, है ना, 5th ग्रेड का। तो ये कौन सा हुआ, ए ऑप्शन हमारा ठीक हुआ, एनालिसिस यानी विश्लेषण। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आगे पढ़ते हैं,
फिर है कुछ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कुछ फैक्टर हैं, उद्देश्य हैं मैथ को पढ़ाने के। भाई मैथ को कैसे पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन कोई भी हो, मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसी एजुकेशन रहनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग हो, जिसमें बच्चा केंद्र में हो, बच्चे को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग हो, जिस तरह का बच्चा हो उसे उसी तरह से केटर किया जाए, ठीक है। इट शुड बी अकॉर्डिंग, कैसे होने चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे की उम्र के अनुसार होना चाहिए। बच्चे की रुचि भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चे को पहले उसका इंटरेस्ट जागरूक करना है, उसे मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, उसकी प्रोपेंसिटी देखनी है लर्नर की, ठीक है। और पढ़ाना कैसे है, अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो पढ़ाना कैसे है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी आसान से कठिन की तरफ जाना है, पहले सिंपल चीजें सिखानी है बच्चों को, फिर उसके बाद जटिलता की तरफ जाना है, ठीक है। भाई जैसे बच्चे का एडमिशन हुआ, अगर उसे स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ा देंगे तो भैया अगले दिन तो वो आएगा भी नहीं, वैसे ही रोके जाते हैं बच्चे तो स्कूल, है ना। तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की तरफ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल दें, ठीक है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दें, चीज़ों को दिखा के पढ़ाएं कि भाई हम सर्कल पढ़ा रहे हैं तो क्लास में बॉल लेके जा रहे हैं, देखो बच्चों सर्कल ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाया जाए, ठीक है। अब कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इट शुड बी एम्बिशियस, यानी एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। इट शुड अचीव हायर एम्स रेदर देन नैरोअर एम, यानी कैसा होना चाहिए कि उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ होना चाहिए, ना कि संकीर्ण लक्ष्य, कैसा होना चाहिए जो कि हायर एम अचीव करने की तरफ हो, ठीक है। इट शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट का मतलब है चीज़ों को जोड़ के रखे, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के रखे। दैट वेराइटी ऑफ मेथड्स एंड स्किल रिलेटेड विद अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कोहेर इनटू एन एबिलिटी टू एड्रेस प्रॉब्लम्स दैट कम फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस इन हाई स्कूल, यानी क्या है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके पढ़ाना है, कोहेरेंट करके पढ़ाना है, जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है, जिससे बच्चे को ये ना लगे कि मुझे तो 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसे ये लगे कि हम एक ही पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, उसकी रियल लाइफ से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। स्कूल मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कक्षा में गतिविधि करानी है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। इट शुड बी रिलेटेड विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की रियलिटीज पे बेस्ड हो, डेली लाइफ पे बेस्ड हो, उसकी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल उसे दें। और ऐसा नहीं है कि हम क्या है सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दें, हमें सब्जेक्ट से ज़्यादा बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी है, विषय को नहीं, बच्चे को महत्व देना है, ठीक है। इट शुड नॉट बी मेंट ओनली फॉर द प्रिपरेशन, अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसके हायर सेकेंडरी में काम आएगा, यहीं से कंसेप्ट बनाओ, इस कॉलेज में काम आएगा या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में काम आएगा, हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ बच्चे पे ध्यान देना है, उसके कंसेप्ट पे ध्यान देना है और किस तरह से पढ़ाना है, डेली लाइफ से रिलेट करके, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स हैं कि करिकुलम कैसे बनाया जाता है। भाई पाठ्यचर्या बनाने के चरण है, भाई हम कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं तो हमें क्या है एक स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करना होता है कि पहले हम क्या है ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि क्या उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाने का, फिर जो मटेरियल उसे सेलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी मटेरियल हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसे क्या है सेलेक्ट करना है और उसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर क्या करना है उपयुक्त सीखने के अनुभवों का चयन करना है, फिर बाद में क्या है बच्चे का इवैल्यूएशन करना है और इवैल्यूएशन के तरीके ढूंढने की किस तरह से बच्चों का मूल्यांकन हमें करना है। तो ये क्या है कुछ स्टेप्स हैं करिकुलम बनाने के, ठीक है। अब कुछ एनसीएफ रिकमेंड करता है कि मैथ की कोई भी प्रॉब्लम है, मैथ को किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये एनसीएफ ने कुछ पॉइंट दिए हैं कि अगर बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए, बच्चे एस्टिमेशन लगाएं और अप्रोक्सीमेशन लगाएं, यानी मैथ का जब भी क्वेश्चन कोई कर रहे हैं तो बच्चे क्या है अनुमान लगाएं कि अनुमान लगाने से क्या होगा भाई बच्चों की थिंकिंग डेवलप होगी, अपने दिमाग में लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है कि भाई मैडम इसका ना आंसर 80 के आसपास आएगा या फिर 90 के आसपास, तो बच्चे क्या है अनुमान लगाएं और ऑप्शन के निकटतम जाएं, जैसे कि
89.9 है तो बच्चा कहे मैडम 90 के आसपास आ रहा है, ठीक है, उसके सह निकटतम जाए, यानी बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप होनी चाहिए एस्टिमेशन की और अप्रोक्सीमेशन की, यानी अनुमान की और सह निकटतम की, ठीक है। स्किल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन शुड बी डेवलप्ड, यानी बच्चों के अंदर क्या है, अनुकूलन का कौशल भी विकसित होना चाहिए। अनुकूलन मतलब जो मेथड बेस्ट हो, जो तरीका बेस्ट हो, जो संसाधन बेस्ट हो, उसकी तरफ जाएं, ठीक है। डेवलप द स्किल ऑफ विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, बच्चे के अंदर ये स्किल भी डेवलप करने की बच्चा क्या है, विजुअलाइजेशन करे, अपने दिमाग में सोचे, इमेजिनेशन करे कि अच्छा ऐसे होगा, रिप्रेजेंट करे चीज़ों को, क्या है, चीज़ों का प्रतिनिधित्व करे। तो इस तरह के कौशल भी बच्चे के अंदर विकसित करने चाहिए, ठीक है। मैथ को पढ़ाती बार रिप्रेजेंटेशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू क्वांटिटीज, शेप्स एंड फॉर्म्स, कि रिप्रेजेंटेशन करानी चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चों के अंदर इमेजिनेशन आती है, सोचने की शक्ति आती है, चीज़ों को क्या है सोचते हैं तरह तरह से, रीजनिंग यानी तर्क लगाते हैं। तो मैथ में हमें ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है कि बच्चा क्या है एस्टिमेशन लगाए, अप्रोक्सीमेशन लगाए, इन्वेस्टिगेशन करे, ऑप्टिमाइजेशन करे, विजुअलाइजेशन करे, इमेजिनेशन करे, रीजनिंग लगाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचे और डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाए, ठीक है। और कैसे शिफ्ट करना है हमें पढ़ाई को कि बच्चा क्या है अचीव करे, नैरो गोल अचीव नहीं करे, हायर गोल की तरफ जाए। किसकी तरफ जाए, नैरो से हायर की तरफ जाए। मैथमेटिकल कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, मैथमेटिकल लर्निंग एनवायरनमेंट पे फोकस करना है, यानी बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है, उसकी डेली लाइफ से रिलेट करना है, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करना है चीज़ों को, ठीक है। और बच्चे के अंदर हमें क्या है फोक एल्गोरिथम भी बच्चे के अंदर डेवलप करना है। फोक एल्गोरिथम क्या होता है भाई, पहले के टाइम पे लोग पढ़ते नहीं थे, तो जो लोग पढ़ते नहीं थे वो भी इतने अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे कोई दुकान वाला है पढ़ा हुआ नहीं है, वो इतने अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर लेता है। तो जो वो मेथड अपनाते हैं हमें वो बच्चों के अंदर डेवलप करना है, तो उसे कहते हैं फोक एल्गोरिथम, यानी जैसे उंगलियों पे लाखों की कैलकुलेशन कर लेते हैं माइंड में, तो ये क्या होती है, फोक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। फिर आगे मैपिंग यानी प्रतिचित्रण पढ़ते हैं। मैपिंग क्या होता है भाई, नाम से पता चल रहा है, प्रतिचित्रण यानी मैप क्या होता है। अब मैथ की बात है तो मैथ में मैप कैसे बनेगा भाई, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हो, पूरा जाल बुना हो, पूरा मैपिंग हुआ हो, ठीक है। इन दिस डायग्राम्स आर मेड विच एनकरेज स्पेशल रिफ्लेक्शन विद रेशियो थिंकिंग, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू मैनी मैथमेटिक्स टॉपिक, यानी सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हो, पूरा मैप बना हो, पूरा प्रतिचित्रण बना हुआ हो, ठीक है। तो क्या है, इससे बच्चे के स्थानिक चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को भी प्रोत्साहित करता है ये मैपिंग, ठीक है। मैपिंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनी टॉपिक्स इन हायर मैथमेटिक्स, यानी मानचित्रण क्या है, उच्च गणित के कई विषयों का आधार बनता है। ये कुछ लाइनें मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर है जियो बोर्ड को क्या बोलते हैं, भू बोर्ड। अब जियो बोर्ड क्या होता है, ये एक लकड़ी का ऐसा फट्टा जैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, कीलें लगी हुई होती हैं, ये उभरी हुई कीलें लगी हुई होती हैं। इससे क्या है, बच्चे रबड़ लेते हैं, जिन्हें छल्ले बोलते हैं ना, घर में ये रबड़ पड़ी हुई होती है। इससे क्या है, बच्चे शेप्स की नॉलेज ले सकते हैं कि भाई छल्ला ऐसे इसमें लगाया और क्या है, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे छल्ला लगा के, ठीक है। इसमें रबड़ लगाई, ट्रायंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो बच्चों को क्या है, इसमें शेप्स बनानी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर बोर्ड है जिसके अंदर नेल्स लगे होते हैं, यानी ये कीलें लगी हुई होती हैं। रबर बैंड के उपयोग से प्रारंभिक ज्योमेट्री, सरल आकृतियों, माप और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है। इससे बच्चे क्या है, शेप समझ लेते हैं, मेजरमेंट समझ लेते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझ लेते हैं इन रबर बैंड की हेल्प से, ठीक है। तो ये है जियो बोर्ड यानी भू बोर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है टैंग्राम क्या होता है, ये एक चटाई जैसा होता है भाई, चटाई सभी के घर में है, ठीक है, चार्ट है ये, इस तरह का टैंग्राम है। इसमें क्या होता है, दो तो बड़े ट्रायंगल होते हैं, ये रहे दो बड़े ट्रायंगल, मेरा पेन ठीक दिशा में नहीं चल रहा है, दो बड़े ट्रायंगल है, एक मीडियम ट्रायंगल है, ना मतलब ना ही बड़ा है और ना ही छोटा है, मीडियम है। और दो कैसे हैं, दो छोटे ट्रायंगल हैं, देखो एक ये रहा ब्लू कलर में, एक ये रहा रेड वाला, ठीक है। और क्या है, एक पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, ये वाला, ठीक है, और एक क्या है, पैरेललोग्राम है,
तो इसके अंदर कितनी शेप्स होती हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, 7 शेप्स इसके अंदर होती हैं। इससे क्या है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है, लॉजिकल स्किल यानी बच्चे तर्क लगाना सीखते हैं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आती है, यानी स्थानिक समझ आती है। इसमें भी क्या है, बच्चा ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ सकता है। ठीक है, बच्चे को बताई जा सकती है कि इस तरह से देखो ये ट्राइंगल होता है, ये स्क्वायर होता है, ये पैरेललोग्राम होता है, तो ये क्या है, टेंग्राम। ठीक है, फिर है अबेकस। अबेकस को बोलते हैं गिनतारा या फिर काउंटिंग फ्रेम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है गिनतारा, काउंटिंग फ्रेम। ठीक है, ये बहुत पुराना तरीका है, पुराने इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आज के टाइम में यूज़ नहीं होता है, बस रखा हुआ जरूर मिलेगा प्राइमरी की जहाँ भी क्लासेस स्कूल वगैरह होंगे। ये क्या है, एक लकड़ी का होता है, लकड़ी या प्लास्टिक का होता है, इसमें ये बीड्स लगे होते हैं, ये बॉल सी छोटी छोटी बॉल्स लगी होती हैं। तो इससे क्या है, बच्चे एडिशन सीख सकते हैं। भाई क्या है, इतनी सारी बॉल रखी हुई हैं, इधर खरका देंगे तो पूछे इतनी इधर कितनी बची हैं, इसमें से आधी इधर निकाल देंगे तो बताओ कितनी कम हो गई। तो एडिशन सीख सकते हैं इससे बच्चे, सब्सट्रैक्शन सीख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं, डिवीजन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू, इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, गिनतारा या अबेकस। फिर है डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक क्या है, इसमें बच्चा क्या है, दीज आर मैनिपुलेटिव टूल्स जिस यूज टू टीच बेसिक एडिशन। एडिशन सीखता है बच्चा, सब्सट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू और मल्टीप्लिकेशन डाइंस ब्लॉक की हेल्प से सीख सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन बताइए इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 12, यूज ऑफ अबेकस इन क्लास सेकेंड डज नॉट हेल्प द स्टूडेंट टू। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। किस में नहीं करता है, एक गलत बताना है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। ए ऑप्शन है रीड द नंबर विदाउट एरर, कि बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना। ठीक है भाई, ऐसे ही पढ़ लेंगे अबेकस में, ये गिनते हैं, जो ये गोलियां सी होती हैं, ये बीड्स लगी होती हैं इसमें, तो बिना गलती के इन्हें पढ़ सकते हैं। बी ऑप्शन है राइट द न्यूमरल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर गिवन इन द वर्ड्स, यानी शब्दों में कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके समान संख्याक लिखने। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है जैसे कि 100, तो उसे लिख लेगा बच्चा उसे देख के। या फिर अटेन परफेक्शन इन काउंटिंग, कि काउंटिंग में अच्छी तरह परफेक्ट हो जाए। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, यानी बता देंगे कि ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, 1000 है, तो ये भी ठीक है भाई। प्लेस वैल्यू भी हम इसमें समझ सकते हैं, काउंटिंग भी समझ सकते हैं, परफेक्शन कर सकते हैं, और क्या है, बिना एरर के काउंटिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो उसका नंबर इसमें देख के लिख देंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, गलत पूछा था, नोट पूछा था। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। बताइए द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल टू एक्सपोज द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड टू प्लेन फिगर्स, इट्स वर्टिसेस एंड एजेस इज, यानी कक्षा सेकेंड के शिक्षकों का सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है नेट्स ऑफ 3D सॉलिड्स, यानी 3D सॉलिड्स के नोट्स। क्यूब्स से पता चलेगा साइड्स का, वर्टिसेस का, एजेस का, या फिर ब्लैक बोर्ड सरफेस से पता चलेगा, या फिर जियो बोर्ड से पता चलेगा। बताइए भाई। जियो बोर्ड में अभी हमने देखा था कि बच्चे शेप्स देख सकते हैं, तो क्या है, बच्चे इनके किनारे भी देख लेंगे, है ना। तो जियो बोर्ड ही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। अ प्राइमरी क्लास टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू कलेक्ट डेटा ऑन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 5th इन देयर नेबरहुड, यानी क्या मतलब है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक अपने छात्रों से उनके पड़ोस में कम से कम 5 घरों सहित में कक्षा 5 में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या पर डेटा एकत्र करने के लिए कहते हैं। यानी 5 घरों के बच्चों के क्या है, तुम्हें डेटा कलेक्ट करके लाना है कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो कौन सा सबसे उचित रूप से इस गतिविधि का उद्देश्य होगा। बताइए। ए ऑप्शन है टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन देयर नेबरहुड, यानी छात्रों को उनके पड़ोस में लिंग अंतर के बारे में जागरूक करने के लिए, कि पता चल जाए कि कितनी लड़कियां हैं पड़ोस में, कितने लड़के हैं।
टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ डेटा हैंडलिंग, भाई इतना तो सभी को ही पता होता है, कितने लड़के लड़कियां हैं पड़ोस में, है ना। डेटा हैंडलिंग के विषय को पेश करने के लिए। सी ऑप्शन है टू मेक चिल्ड्रन फेमिलियर विद कम्युनिटी, यानी समुदाय से परिचित कराना, कि अपने पड़ोस में घूम लेंगे पता चल जाएगा किस किस का घर है। टू गिव हॉलीडे हैव वर्क टू स्टूडेंट, यानी छुट्टी देने के लिए छात्रों को काम है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई छुट्टी देनी है कि एंजॉय करो, मजे करो, घर घर जाओ घूमो, है। या फिर कम्युनिटी से फेमिलियर होना, ये भी गलत है, कि जेंडर का पता लगाना कि कितनी लड़कियां कितने लड़का है। टीचर क्या है, डाटा हैंडलिंग बच्चों को पढ़ाना चाह रही है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि डेटा हैंडलिंग का टॉपिक वो इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, तो इसलिए उसने कहा है कि सारा डेटा कलेक्ट करके लाओ अपने पड़ोस का, 5 घरों का कम से कम, कि कितने बच्चे किस घर में हैं। तो बच्चों को क्या है, वो डेटा हैंडलिंग पढ़ाएगी फिर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब है सीसीई, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर क्या है भाई, सतत कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या है, जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, और अगर दोनों को मिला के बात की जाए तो इसके अंदर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के स्कोलेस्टिक, को स्कोलेस्टिक यानी नॉन स्कोलेस्टिक दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं, यानी स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी और स्कूल से बाहर की जितनी भी गतिविधियां हैं, स्कूल से बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज है वो इसके अंदर आ जाती हैं। ये क्या करता है, बच्चों की वीकनेस को डायग्नोज करता है, यानी बच्चे की कमजोरियों का पता लगाता है कि बच्चा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है। इट प्रमोट डिस्कवरी ऑफ न्यू टेक्निक्स, यानी नई नई टेक्निक्स को बढ़ावा देता है। इट एग्जामिन्स द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेसेस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है। ठीक है, यानी बच्चे के सारे एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। कोग्निटिव भी, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी बच्चे के दिमाग से रिलेटेड, बच्चे के अफेक्शन यानी हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, और साइकोमोटर यानी बच्चे की डूइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है 3 तरह का होता है। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी नैदानिक मूल्यांकन। सेकंड है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। थर्ड है सम्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी योगात्मक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है भाई, बच्चे का निदान करना। निदान का मतलब है कि बच्चे को डायग्नोज करना, बच्चे को देखना कि बच्चा क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, भाई पढ़ाई में क्यों नहीं अच्छा हो रहा है हमारा बच्चा, ये डायग्नोज करना। मतलब ये तो मैं एक सिंपल बात बता रही, लेकिन टीचर क्या है, बच्चे को डायग्नोज करे कि बच्चा क्यों नहीं प्रोग्रेस दिखा पा रहा, क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा। तो ये होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और जब ये पता चल जाए कि बच्चा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देनी होती है रिमेडियल टीचिंग। उसके बाद क्या होती है, रिमेडियल टीचिंग देना बच्चे को। पहले बच्चे को डायग्नोज करना, पता लगाना कि उसके गैप्स कहाँ हैं, फिर उसके बाद गैप फिल करने के लिए रिमेडियल टीचिंग देना। रिमेडियल टीचिंग मतलब बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं तो कमी होगी, क्या समझ नहीं आ रहा, जो समझ नहीं आ रहा उसे दोबारा से पढ़ाना। तो ये होता है रिमेडियल टीचिंग। और डायग्नोज यानी पता लगाना क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा। ठीक है, समझ आया। फिर है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये होता है ड्यूरिंग द क्लास, यानी क्लास के दौरान। भाई पेन कितना गड़बड़ कर रहा है ड्यूरिंग द क्लास यानी क्लास के दौरान, भाई चल जा। हाँ, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान जो आकलन या मूल्यांकन होता है ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि कुछ भी पढ़ाया टीचर ने और साथ के साथ उसका मूल्यांकन कर लिया, तो ये हुआ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं हम। सम्मेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन, ये होता है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, बीएड के होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में तो पढ़ते हैं हम, है ना। तो मैं अब आपके लिए शुरू कर रही हूँ चैनल, आप मेरे साथ पढ़िएगा। ठीक है, आपको कॉलेज वाली फील आएगी कि हम कॉलेज में जा रहे हैं और किसी लड़की से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन यानी एंड ऑफ द ईयर जो होता है, योगात्मक मूल्यांकन। ये क्या है, बच्चे की प्रोग्रेस को देखता है, बच्चे की स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को देखता है, यानी स्कूल में क्या चल रहा है, पूरी साल में बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, तो ये है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गणित में मैपिंग के बारे में सही नहीं है। बताइए, अभी हमने मैपिंग के बारे में पढ़ा था। मैपिंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनी टॉपिक्स इन हायर मैथमेटिक्स, यानी मैपिंग उच्च गणित में कई विषयों का आधार है। सही बात है। बी ऑप्शन है मैपिंग स्ट्रेंथन्स स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी स्थानिक सोच को मजबूत करता है। सी ऑप्शन है प्रमोट्स करता है प्रोपोर्शनल थिंकिंग को या फिर रेशनल थिंकिंग को, है ना। डी ऑप्शन है मैपिंग ओनली इंक्लूड्स ड्राइंग ऑफ अ मैप्स ऑफ वन सराउंडिंग, कि मैपिंग के अंदर सिर्फ किसी एक की सराउंडिंग का ही आता है, कि भाई मेरे घर का नक्शा बन गया सिर्फ मैं ही हूँ, है। तो मैपिंग के अंदर क्या है, मानचित्र का आरेखन शामिल है, किसी का प्रवेश यानी किसी एक के प्रवेश का पूरा मैप बना देना। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, नोट पूछा है, ठीक है, बाकी सारे ठीक हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब है आगे पोलियोज 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर, यानी पोलियोज क्या है, पोलिया क्या है, ये मैथमेटिशियन है एक, इन्होंने 4 स्टेप दिए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, यानी समस्या के समाधान के लिए 4 प्रोसेस इन्होंने दिए हैं, 4 स्टेप इन्होंने दिए हैं। ठीक है, अब ये मत कहना इंग्लिश में रखे हैं, हिंदी में आगे क्वेश्चन में है उसमें देख लेना, बिल्कुल सेम यही मिलेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी किसी भी समस्या को पहले, भाई कोई भी समस्या है उनसे पहले समझेंगे ही तो भाई समस्या है क्या, है ना। कोई भी मैथ की प्रॉब्लम है तो उसे क्या है पहले समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, पहले उसे पढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर चीज़ों को जोड़ेंगे, सारे आइडियाज़ को जोड़ेंगे, उसे समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या है। ठीक है। स्टेप सेकंड डिवाइज अ प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम, यानी अब हमने पढ़ ली, अब क्या है हम प्लान बनाएंगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है, कौन सा पैटर्न इसके अंदर लगाना है। ठीक है, सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को, फॉर्मूला ढूंढेंगे, अपने दिमाग में लगाएंगे, सोचेंगे। स्टेप 3 है कैरी आउट द प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम, यानी अब हमें क्या है पैटर्न भी पता चल गया, प्रॉब्लम हमने पढ़ ली, सोच भी लिया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर क्या है पूरी इक्वेशन हम बना देंगे, पूरा क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, सोल्व द प्रॉब्लम, फॉलो द नंबर्स एंड क्रिएट एन इक्वेशन। फोर्थ स्टेप है चेक द आंसर, यानी पूरा क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे आंसर आराम से चेक करेंगे कि वाह ये तो अच्छा हुआ, हमारा आंसर सही आया है ना। ठीक है, फिर देखेंगे कि भाई सही है नहीं, कुछ सेंस निकलता है या अगड़म तगड़म लगा के कर दिया है। डिड यू सोल्व फॉर द रिक्वेस्टेड अननोन, कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है नहीं किया है। तो ये 4 स्टेप हैं, यानी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, फिर डिवाइज अ प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम, फिर कैरी आउट द प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम, फिर करेंगे लुक बैक चेक द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बताइए अब इस बार ये ऑनलाइन वाले क्वेश्चन है, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गिवन बाय पोलिया। निम्नलिखित में से पोलिया, ऐसा लग रहा है जैसे पोलिया मार मतलब नाम इन्होंने ऐसा रखा है, कैसे कैसे नाम रखते हैं बताओ। पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से एक नहीं है, मजाक कर रही थी, वैसे इनके ऐसे ही नाम होते हैं, मैथमेटिशियन हो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, है ना। बताइए, ए ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को समझना। बी ऑप्शन है डिवाइज अ प्लान, एक योजना तैयार करना। सी ऑप्शन है रिक्रिएट द प्लान, की योजना को फिर से बनाएं। डी ऑप्शन है कैरी आउट द प्लान, यानी योजना को पूरा करें। भाई पूरा करें ये भी हमने पढ़ लिया, तैयार कर रहे हैं ये भी पढ़ लिया, और समस्या को समझना ये भी पढ़ लिया, लेकिन ये हमने थोड़ी पढ़ा है कि दोबारा से हम बनाएंगे, हम क्यों करेंगे दोबारा से क्वेश्चन, एक बार जब कर लिया हमने, है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि रिक्रिएट द प्लान, यही हमने नहीं पढ़ा है, तो गलत पूछा है, नोट पूछा है, तो सी ऑप्शन पे कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पेन ही खराब है हो रहा है तो ताला क्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पता नहीं इस पेन में क्या गड़बड़ है, देखो मैंने नया खरीदा है और कभी चल जाता है कभी रुक जाता है अपने आप ही। 18 क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पोलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया का समस्या समाधान का विधि का चरण नहीं है, कौन सा एक चरण नहीं है बताइए। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, की समस्या को समझना। मेमोराइज द प्रॉब्लम, यानी एल्गोरिथम को याद करना, फॉर्मूला अपने दिमाग में याद कर लेना, मेमोराइज करना। या फिर डिवाइज अ प्लान, की एक योजना तैयार करें, प्लान बनाएं कि किस तरह का फॉर्मूला लगेगा, क्या पैटर्न लगेगा। लुक बैक, की पूरा करने के बाद देखें कि आंसर ठीक है नहीं। तो भाई ये भी हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है, लेकिन याद करना है ये नहीं पढ़ा है कि फॉर्मूला पहले रट लें फिर उसके बाद लगाएं, तो ये नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है। तो बी ऑप्शन हमारा
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ अर्ली प्राइमरी क्लासेस, यानी प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या और मात्राओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें जब ये उनके लिए सार्थक हो। बताइए कौन सा एक ठीक है इनमें ऑप्शन बताओ। ए ऑप्शन है एनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक अबाउट नंबर एंड क्वांटिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन दीज आर मीनिंगफुल टू देम, यानी क्या करें, एनकरेज बच्चों को क्या है, एनकरेज करें नंबर्स और क्वांटिटीज के बारे में जो कि उनके लिए मीनिंगफुल हो। यहाँ ए ऑप्शन हमारा इसी में ही मिक्स हो गया है, देखो यहाँ से ये ऑप्शन है। विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या और मात्राओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें जब ये उनके लिए सार्थक है। ठीक है। बी ऑप्शन है एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न काउंटिंग बाय रिकॉलिंग नंबर्स नेम्स, कि बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करें कि नंबर नेम याद कर लो, ON1 TW2 पूरा रट्टा मार लो है। सी ऑप्शन है एनकरेज स्टूडेंट टू मेक सेट्स विद मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, की क्या है, बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित करें कि कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हो या फिर जिसे हम टच एंड फील कर सकें इस तरह का सेट बनाएं नंबर्स का। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। संदर्भ में पूछा है कि संदर्भ में पढ़ाने के लिए कौन सा एक ऑप्शन ठीक है। भाई ए ऑप्शन ठीक है कि बच्चों को क्या है, इस तरह की नंबर और क्वांटिटीज हम एनकरेज कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं जो कि उनके लिए मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, तो ठीक है। लेकिन ये गलत है ना कि हम रिकॉल कराएं, उन्हें रटवाएं, याद कराएं नंबर नेम, तो हमें याद नहीं कराना है, हमें तो समझाना है। ठीक है। ये भी ठीक है कि बच्चों को एनकरेज करें कि कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट का सेट बना ले, वो मूवेबल ऑब्जेक्ट टच एंड फील कर सकें, आंखों के सामने हो कुछ भी। तो ए और सी ऑप्शन हमारे ठीक है, बी हमारा गलत है। तो ए और सी हमारे ए ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। विच स्किल इज एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विल हेल्प अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द क्वांटिफिकेशन of the objects? The child mentally includes 1 in 2, 2 in 3, 3 in 4, 4 in 5 and so on and so on. ठीक है। बच्चा क्या है, एक सीरीज में चल रहा है, एक क्या है, एक क्रम में चल रहा है, सीख रहा है। कैसे? बच्चा मानसिक रूप से 1 को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में, 4 को 5 में इत्यादि शामिल करता है। ठीक है। क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो एक बच्चे को वस्तुओं की परमाणीकरण को समझने में मदद करेगा। यानी बच्चा क्या है, कुछ भी पढ़ रहा है तो कैसे, किस तरह से पढ़ रहा है, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5 एंड सो ऑन बढ़ता जा रहा है आगे। तो क्या है, ऑर्डर में पढ़ रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये नेचर के बारे में जो अभी हम पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में। फर्स्ट है इक्वलिटी यानी समानता, सेकंड है हायरार्कियल इंक्लूजन यानी पदमानुक्रमित समावेशन, सी ऑप्शन है रिवर्स कंजर्वेशन, डी ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, हायरार्की में पढ़ रहा है यानी हायरार्कियल इंक्लूजन है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि मैथ का नेचर कैसा होना चाहिए, हायरार्कियल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम बेस्ड मैथमेटिक्स असेसमेंट इन। बताइए कौन सा एक आकलन का सबसे बढ़िया तरीका है। ए ऑप्शन है, हिंदी में पढ़ने के लिए तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग आकलन का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है मूल्यांकन के बारे में। ए ऑप्शन है इट शुड नॉट मेयरली बी डन फॉर इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट रेदर शुड बी डन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इम्प्रूविंग टीचिंग प्रोसेस। यानी क्या है भाई, यही मतलब नहीं होना चाहिए कि बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी मतलब होना चाहिए कि बच्चे को फीडबैक दें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करे। टीचर भी अपना मेथड इम्प्रूव करे, अपने तरीके में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके और बच्चे को क्या है फीडबैक दें टाइम टू टाइम। ठीक है। बी ऑप्शन है इट शुड बी डन टू रैंक द स्टूडेंट इन क्लासरूम विच विल हेल्प द स्टूडेंट टू प्रोग्रेस। यानी क्या है, बच्चे को छात्र
कक्षा में छात्रों को रैंक करने के लिए यह किया जाना चाहिए कि छात्रों को प्रगति करने में मदद करे, बच्चों को रैंक दें कि भाई तुम मेहनत करो, तुम्हें रैंक मिलेगी, तुम्हारे 90% नंबर आए हैं, ए रैंक में हो तुम, है ना। सी ऑप्शन है, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस बट शुड बी डन सेपरेटली, कि यह गणितीय निर्देशों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, असेसमेंट मैथ का पार्ट ही ना हो क्योंकि, लेकिन अलग से किया जाना चाहिए कि मैथ का पार्ट नहीं है, मैथ का पार्ट नहीं बनाना है हमें आकलन को या मूल्यांकन को, ये अलग से किया जाना चाहिए सेपरेटली। डी ऑप्शन है, सेल्फ असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल इन प्राइमरी क्लासेस, कि प्राइमरी क्लासेस में क्या है, सेल्फ असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या हो गया भैया तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई ऐसा नहीं है कि सेल्फ असेसमेंट या कोई भी असेसमेंट पॉसिबल नहीं है, या फिर असेसमेंट होना ही नहीं चाहिए है, या फिर बच्चों को रैंक दें, तो ये दो तीनों ही ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन ठीक है कि इवैल्यूएशन खाली इवैल्यूएशन ही नहीं होना चाहिए, इवैल्यूएशन का मतलब है कि बच्चों को टाइम टू टाइम फीडबैक दें और इम्प्रूव करें उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इन प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए कौन सा एक तरीका सबसे बढ़िया है, बताइए यानी भिन्न पढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न ही तो बोलते हैं हिंदी में, भिन्न पढ़ाने के लिए कौन सा एक तरीका अच्छा है। ए ऑप्शन है, पोजिंग अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन, कि भिन्न पर शब्द समस्या प्रस्तुत करें, कि कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन दे दें बच्चों को तो अच्छा तरीका है, या फिर उन्हें पिक्चर चार्ट दिखाएं जिसपे रिप्रेजेंट हो रहा हो, कि ऐसे लिख रहा हो 1/2, 1/3, 1/4, ये वाला चार्ट दिखा दें, या एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, या फिर पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज करके दिखाएं कि भाई किसी चीज का 1/2 करना है तो इस तरह से मोड़ दो, स्क्वायर का 1/2 करना है तो इस तरह से मोड़ो, ट्राइंगल करना है तो इस तरह से मोड़ो। पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज विद सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स एंड सर्कुलर कटआउट्स, यानी सममित आयताकार पट्टियों और गोलाकार कटआउट के साथ पेपर फोल्डिंग गतिविधि करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। भाई वर्ड प्रॉब्लम कराएं तो उससे अच्छा सीखेंगे, या फिर चार्ट कराएं तो ये भी कोई बढ़िया तरीका नहीं है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लें तो ये तो सारे बुक के तरीके हो गए, सीधे टेक्स्ट बुक के तरीके। लेकिन ये सबसे बढ़िया है कि गतिविधि करा रहे हैं उन्हें, कैसी गतिविधि, पेपर फोल्ड करके फ्रैक्शन सिखा रहे हैं, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है और बढ़िया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 23। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ए और आर, यानी ए असर्शन है बी रीजन है, ठीक है। ए ऑप्शन है, मैथमेटिकल करिकुलम इन प्राइमरी स्कूल मस्ट प्रोग्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी प्राइमरी में क्या होना चाहिए, किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि चीजों को कैसे पढ़ाना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त चीजें जिसे हम टच एंड फील कर सके, बच्चा देख सके अपनी आंखों से, कोई भी कंसेप्ट कोई भी शेप उसे पढ़ा रहे हैं तो घर से चीजें लेके जाएं कि देखो ऐसी चीज होती है, देखो ट्रायंगल ऐसे होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, तो क्या है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाए। रीजन क्या है, तर्क इसका, प्राइमरी क्लास स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट थिंकिंग, कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो बिना सोचे मैथ करते हैं, उनकी सोचने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती। तो भैया ये तो गलत है, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे वो सब कुछ करते हैं। बच्चा जब भी स्कूल में कदम रखता है ना तभी से सोचना शुरू कर देता है वो, स्कूल में क्या बच्चा तो जब भी संभलने लगता है स्टार्टिंग से शुरू करता है, थोड़ी थोड़ी थिंकिंग उसकी डेवलप होती जाती है ना। तो ए ऑप्शन तो ठीक है और आर हमारा गलत है, ठीक है। इस ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, ये तो नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट रीजन ऑफ ए, ये भी नहीं है। ए हमारा सही है बट आर हमारा फॉल्स है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम आर, बताइए गणित पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन सी है। इट शुड बी एम्बिशियस एंड कोहेरेंट, एम्बिशियस यानी हायर एम अचीव होने की तरफ होना चाहिए, कोहेरेंट यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ाएं। बी ऑप्शन है, इट शुड बी एक्टिविटी ओरिएंटेड यानी गतिविधि आधारित होना चाहिए। सी ऑप्शन है,
इट शुड इंक्लूड मोर नंबर ऑफ सबमिटिव असेसमेंट की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबमिटिव असेसमेंट हो, यानी बस लास्ट में पेपर होने चाहिए एंड टर्म में, है ना। इट शुड एम्फेसिस ऑन प्रोसीजर्स एंड नॉलेज ऑफ फॉर्मूले ओवर अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों को सिर्फ क्या है, प्रोसेस सिखा दें और फॉर्मूला सिखा दें। तो ये तो भैया गलत है, ऐसा नहीं करना है कि बस सीधे फॉर्मूले सिखा दें, या फिर उनका सबमिटिव ही असेसमेंट हो और कोई असेसमेंट ना हो, फॉर्मेटिव आकलन ना हो। तो जहाँ फॉर्मेटिव आकलन नहीं है, सबमिटिव है, तो सबमिटिव अच्छा नहीं होता, क्योंकि सबमिटिव में 1 साल बाद पता चलता है बच्चे का। फॉर्मेटिव अच्छा होता है कि साथ के साथ पढ़ाया और साथ के साथ पता चल गया। तो सी ऑप्शन भी गलत है, डी भी गलत है, ए और बी हमारा ठीक है। ए और बी ऑप्शन हमारे सी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन गणित शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्शन, भाई मैथ में मतिहीनता, एब्स्ट्रैक्ट ने ये मतिहीनता नहीं है, अमूर्तता की तरफ है। एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है मैथ में, इन्वेस्टिगेशन भी होता है, ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, लेकिन रोट मेमोराइजेशन होता है क्या, बताइए। गलत पूछा है, नोट पूछा है, तो नोट पूछा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, एब्स्ट्रैक्शन भी होगा, ये भी सही है, इन्वेस्टिगेशन भी होगा, ऑप्टिमाइजेशन भी होगा, लेकिन गलत तो यही है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी नोट पूछा है, चलेगा नहीं पेन, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। रटकर याद करना, रटना तो हमें किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी क्लासेस, प्राथमिक कक्षाओं की गणित की पाठ्य पुस्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, बताइए। प्राइमरी क्लासेस की टेक्स्ट बुक के बारे में कौन सा एक बढ़िया है। ए ऑप्शन है द प्रॉब्लम्स गिवन इन टेक्स्ट बुक शुड रिड्यूस सॉल्यूशन टू नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक ट्रिक, यानी पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्या और विशिष्ट युक्तियों के ज्ञान के समाधान को कम करे, कि ट्रिक की बेस्ड हो। बी ऑप्शन है लैंग्वेज यूज इन टेक्स्ट बुक मस्ट नॉट बी फार रिमूव फ्रॉम एवरीडे स्पीच ऑफ द स्टूडेंट, कि जो टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज दी गई है वो ऐसा नहीं है कि बच्चे के दैनिक जीवन से दूर हो, उसके नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है, दूर नहीं होनी चाहिए, एवरीडे से रिलेट करे, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हो। सी ऑप्शन है द बुक शुड नॉट इंक्लूड स्टोरीज एंड अदर नैरेटिव्स रेदर शुड इंक्लूड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, यानी बुक में कोई भी कहानी ना हो, कोई भी नरेशन ना हो, बस क्या हो, बहुत सारे क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के लिए। तो भैया ये गलत है। सबसे बढ़िया है बी, क्योंकि इसमें क्या है, एवरीडे से जोड़ा गया है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई होनी चाहिए उसकी लैंग्वेज, जो बच्चे को समझ आए, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है, ओनली बी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड असर्शन, यानी असर्शन ए और रीजन आर है, बताइए। असर्शन क्या है कि ए है अ मैथमेटिक्स करिकुलम शुड बी कोहेरेंट, कि कैसा होना चाहिए मैथमेटिक्स का करिकुलम, मैथ का करिकुलम पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। रीजन क्या है, स्टूडेंट कैन सी हाउ द वन मैथमेटिकल आइडिया कनेक्ट विद अदर दस एनेबलिंग देम टू डेवलप न्यू अंडरस्टैंडिंग्स एंड स्किल, यानी आइडिया भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब्जेक्ट भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्ट रहता है, तो यही तो कोहेरेंट का मतलब होता है। क्या है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, या फिर ए एंड आर इज नॉट ट्रू बट करेक्ट रीजन ऑफ ए, बोथ सॉरी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखो सिंपल सी बात है कि कोहेरेंट पूछा है कि मैथमेटिक्स का करिकुलम कैसा होता है, कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है जोड़ना, आइडियाज को कनेक्ट करना, सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी, आर भी ठीक है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, कट गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अमंग लर्नर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों में
समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाएगा? बताइए। ए ऑप्शन है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अ सोल्व्ड एग्जांपल गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ये बढ़ाएगा बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज की, क्या है टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए गए हैं उन्हें सोल्व करें। या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल सिचुएशंस प्रॉब्लम्स थ्रू पिक्चर्स सिंबल्स एंड ड्राइंग एक्सेट्रा, यानी क्या है गणितीय स्थिति समस्याओं को चित्रों, प्रतीकों, रेखा चित्रों आदि के माध्यम से निरूपित करके समस्याओं का हल करना। ठीक है। सी ऑप्शन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन अ मेंटल मैथ वर्क बुक, यानी क्या है छोटी क्लास की जो बुक होती है उसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई उन्हें सोल्व करें। या फिर एम्फेसाइज करें सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल एल्गोरिथम, यानी सिंपल फॉर्मूला लगा के उसे सोल्व करें। तो बताइए कौन सा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहेंस करेगा, यानी समस्या समाधान तरीके को बढ़ाएगा? तो बताइए। बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें, रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकल सिचुएशंस के थ्रू, इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू बच्चे क्या है प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स वुड इंक्लूड, यानी गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में शामिल होंगे? बताइए। ए ऑप्शन है डिटेल्ड फीडबैक ऑन द स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी छात्रों की वैचारिक समझ पर विस्तृत प्रतिक्रिया। या फिर बी ऑप्शन है ओनली द कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ द क्लास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड और पास, कि बच्चों का क्या है प्रोग्रेस कलेक्ट करें कि बच्चे कितने परसेंटेज बच्चों क्या है, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो ये मतलब होता है कि सीसीई का। या फिर प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर, ये बात ठीक है कि पूरी साल में प्रोग्रेस का पता चल जाता है। या फिर डी ऑप्शन है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स, की कम से कम लर्निंग होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। तो बताइए कौन से ऑप्शन ठीक होंगे, कौन कौन से ठीक होंगे? बी और डी ठीक होंगे, ए और सी ठीक होंगे, या फिर ए बी डी, या फिर ओनली बी? देखो भाई, कम से कम लर्निंग हो मैथमेटिक्स में, तो ये तो गलत है कि गणित सीखने का न्यूनतम स्तर है, तो डी ऑप्शन तो हमारा गलत है। बी ऑप्शन ठीक है कि सीसी कहती है कि बच्चे की ऑल ओवर प्रोग्रेस देखनी है कि साल में कितना उसने प्रोग्रेस किया। ठीक है, ये तो ठीक है। बी ऑप्शन कि बच्चे की प्रोग्रेस कलेक्ट करें और कैसे, उनकी परसेंटेज के कितने फेल हुए, कितने पास हुए हैं, तो ऐसा सीसी नहीं कहती। ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है कि डिटेल्ड फीडबैक दे कि बच्चे की कितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे के कितने कंसेप्ट क्लियर हैं। तो ए और सी ऑप्शन हमारे ठीक है, तो सी ऑप्शन में दिए गए हैं ए और सी, तो सी ऑप्शन पे लॉक कर दिया जाए, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बताइए विच एमंग द फॉलोइंग नेम्स is associated with the model of geometrical development that describes the level of geometrical reasoning in children। निम्नलिखित में से कौन सा नाम ज्योमेत्रीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों में ज्योमेत्रीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? भाई अभी हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल थॉट्स के ऊपर कौन सी थ्योरी है, जीन पियाजे की थ्योरी है, या फिर वैन हिले की थ्योरी है, या माइकल कोल की है, या फिर बीएफ स्किनर की है। तो हमने किस में पढ़े थे ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में, जिसमें विजुअलाइजेशन थी, एनालिसिस थी, किस में पढ़ा था हमने? वैन हिले की थ्योरी में ही तो पढ़ा था, है ना? तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं। अबे मैथ्स लर्निंग फेसेस यानी गणित अधिगम अवस्था, कितनी अवस्थाएं? देखो भाई, जन्म से किशोर अवस्था तक अलग अलग मेंटल लेवल हमारे आते हैं। ठीक है, अलग अलग परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो हम जन्म से किशोर अवस्था तक 6 अवस्थाओं में होके गुजरते हैं। वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आरंभिक अवस्था यानी एमर्जेंट फेज, सेकंड है मिलान अवस्था, मैचिंग फेज, इनके बारे में एक एक करके भी पढ़ेंगे। थर्ड है परिमाणात्मक अवस्था यानी क्वांटिफाइंग फेज, फोर्थ है विभाजनात्मक अवस्था, पार्टीशनिंग फेज, फिफ्थ है गुणनखंड अवस्था, फैक्टरिंग फेज, और सिक्स्थ है संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल फेज। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं, है ना? ए ऑप्शन फर्स्ट है आरंभिक अवस्था एमर्जेंट फेज। इसमें क्या है, बच्चे की जो उम्र होती है जन्म से 3 साल होती है, यानी स्टार्टिंग मान लो बच्चे की एंट्री हो गई इसमें। ठीक है,
एमरजेंट फेज बोलते हैं। इसमें क्या है भाई, छोटा बच्चा है, 3 साल तक का बच्चा है, कोई भी चीज देख के बता देगा कि ये तो बड़ी बॉल है, ये छोटी बॉल है ना, ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है। कोई भी बॉक्स उसे बता दो, उसमें से बता देगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये कौन सी अवस्था हुई, आरंभिक अवस्था, जिसमें बच्चा ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बिग है और ये स्मॉल है। ठीक है, तो ये है एमरजेंट फेज। सेकंड है मैचिंग फेज यानी मिलान अवस्था। इसमें जो बच्चे की उम्र होती है 3 से 5 साल का बच्चा इसके अंदर आता है। इसमें बच्चा क्या है, नंबर्स बोलने लग जाता है, गिनती बोलने लग जाता है। भाई 5 साल तक का बच्चा गिनती तो आ जाती है उसे बोलनी, और ये क्या है, गिन के बता सकता है कि ये 6 हैं, ये कितने हैं, ये 7 हैं, ठीक है, इस तरह से ये 5 हैं, ये 4 हैं। तो इस तरह से बच्चा बता सकता है गिन के। ठीक है, तो ये कौन सी है, मैचिंग फेज यानी मिलान अवस्था। फिर नेक्स्ट है परिमाणात्मक अवस्था यानी क्वांटिफाइंग फेज। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बच्चा जो है 5 से 6 साल का रहता है। भाई मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, 5 से 6 साल का बच्चा रहता है इसके अंदर। भाई 5 से 6 साल का बच्चा है तो वो क्या है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे भाई 8 लिखा है तो उसे क्या लिख सकता है, 4 + 4 लिख सकता है, 5 + 3 भी लिख सकता है ना। तो ये क्या है, इस स्टेज में बच्चा इतना एक्सप्रेस कर सकता है, नंबर को इतना तो कर ही सकता है कि 4 को क्या है 2 + 2 लिख दे, 1 + 3 लिख दे, अलग अलग तरीके से लिख सकेगा। तो ये है परिमाणात्मक अवस्था यानी क्वांटिफाइंग फेज, जिसमें बच्चे की उम्र रहती है 5 से 6 साल। ठीक है, फोर्थ है विभाजनात्मक अवस्था यानी पार्टीशनिंग फेज। इसमें जो बच्चे की उम्र रहती है वो रहती है 6 से 9 साल का बच्चा इसके अंदर होता है। 6 से 9 साल का बच्चा भी इतना तो बड़ा हो ही जाता है कि इसे एक्सपेंड कर सके, 245 को ऐसे खोल के लिख देगा, लेकिन ज्यादा नहीं खोल पाता। भाई ज्यादा नहीं खोल के लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 × 200, इस तरह से नहीं लिख सकता। बस ऐसे लिख सकता है कि 200 + 40 + 5, ऐसे लिख सकता है 245 को। ठीक है, तो ये है पार्टीशनिंग फेज यानी विभाजनात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा रहता है 6 से 9 साल का। ठीक है, फिर है गुणनखंड अवस्था यानी फैक्टरिंग फेज। इसमें जो बच्चे की उम्र रहती है 9 से 11 वर्ष का बच्चा रहता है। इसमें बच्चा ये बता सकता है कि 1 दर्जन में कितनी केला आती है, ये 1 दर्जन में कितने होते हैं। ठीक है, 1 दर्जन में कितना होता है, 1 डोजन इक्वल कितना होता है। ठीक है, बता देगा कि 1 दर्जन में 12 होती है, 2 दर्जन में 24 होती हैं। तो ये होती है फैक्टरिंग फेज यानी गुणनखंड अवस्था, जब बच्चा क्या है फैक्टर करना शुरू कर दे। ठीक है, दर्जन की मात्रा उसे पता चल जाए, दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। ठीक है भाई, फिर लास्ट है संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेटिंग फेज। इसमें बच्चा रहता है 11 से 13 वर्ष के बीच में, यानी बच्चा पूरा बड़ा हो गया है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा पूरी लोकल ऑपरेशन कर सकता है, परफॉर्मिंग ऑल 4 बेसिक फंक्शंस, ऑल वर्ब्स एंड डेसिमल नंबर्स। जैसे कि 529 है तो इसे पूरा खोल के लिख सकता है। अब तक तो बच्चा यहीं तक ही लिख पा रहा था, अब क्या है, इसे ऐसे लिख सकता है 5 × 100 + 2 × 10 + 9 × 1, पूरा खोल के इसे लिख सकता है। तो ये कौन सी है, ऑपरेटिंग फेज, यानी 11 से 13 साल का बच्चा इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो ये 6 फेज थी। अब इनके क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, शैलजा कैन एक्सप्रेस अ नंबर इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 को लिख रही है 2 + 2 और फिर 4 को 1 + 3 लिख रही है, इस तरह से लिख पा रही है। तो ये कौन सी फेज में है, बताइए शैलजा कौन से चरण के अंदर है। ऑपरेटिंग फेज यानी परिचालन चरण में है, क्वांटिफाइंग फेज यानी प्रमाणीकरण चरण में है, सी ऑप्शन है पार्टीशनिंग फेज यानी विभाजन चरण में है, डी ऑप्शन है फैक्टरिंग फेज यानी फैक्टरिंग चरण में है। तो बताइए कौन से स्टेज में शैलजा है। भाई अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि बच्चा क्या है, क्वांटिफाइंग फेज में अगर होगा तो वो ऐसे लिख सकता है, 8 को लिख देगा 4 + 4, 5 + 3 लिख देगा। ठीक है, 6 + 2 भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिफाइंग फेज, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, A child who is able to perform all number operations and is able to explain the concept of fraction is at। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है, सारे कर सकता है वो, और भिन्न के संप्रत्यों की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह अवस्था कौन सी है जिसमें सारे नंबर ऑपरेशंस वो कर सकता है, और फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी कर सकता है, डेसिमल का भी कर सकता है। तो कौन सी होगी वो, ऑपरेशनल फेज, बी ऑप्शन है एमरजेंट फेज, सी है क्वांटिफाइंग फेज, डी है पार्टीशन फेज। बताइए संक्रियात्मक, आरंभिक,
परिमाणात्मक और विभाजनात्मक अवस्था। तो भाई जिसमें बच्चा सारे कुछ कर सकता है वो है ऑपरेशनल फेज, क्या है, संक्रियात्मक अवस्था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ अ लर्नर इज एबल टू परफॉर्म द 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑन whole number, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स, द लर्नर इज एट। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह, बताइए, फ्रैक्शन भी कर रहा है, डेसिमल भी कर रहा है बच्चा, सारी बेसिक ऑपरेशंस कर रहा है, तो वो कौन से स्टेज में है, पार्टीशनिंग फेज में, फैक्टरिंग फेज में, ऑपरेटिंग फेज में या फिर क्वांटिफाइंग फेज में। तो भाई कौन से स्टेज में होगा वो, ऑपरेटिंग फेज में, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है। ठीक है, अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या उद्देश्य होना चाहिए मैथ को पढ़ाने का। भाई हमने ये डिटेल में भी किया है, अब मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है कंसाइज वे में, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ठीक है भाई, क्या है, अगर बच्चे को हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो हमें पहले बच्चे की थॉट करनी पड़ेगी, विचार प्रक्रियाओं का क्या करना पड़ेगा, मैथमेटाइजेशन करना पड़ेगा। ये वर्ड ऐसे के ऐसे ही रखा मिलता है और काफी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटाइजेशन का मतलब है बच्चे की सोच का गणितीकरण करना, कि बच्चा मैथ की तरह सोच पाए, है ना। जैसे कहते हैं ना कि साइंस का बच्चा है तो साइंस की तरह सोचे, इसी तरह से बच्चे की चाइल्ड थॉट प्रोसेस का क्या करना है, मैथमेटाइजेशन करना है, गणितीकरण करना है, कि बच्चा मैथ की तरह सोच सके। ठीक है, और मैथ बच्चे को ये पढ़ाना है, ये उद्देश्य होना चाहिए मैथ पढ़ाने का, कि बच्चा बोर ना हो, एंजॉय करे मैथ को। कैसे पढ़े, आनंद लेके पढ़े, मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में, है ना, ऐसे आनंद में पढ़े। ठीक है, मेकिंग मैथमेटिक्स, मैथ को क्या करना है, बच्चे के जीवन से जोड़ना है, उसकी लाइफ का एक पार्ट बना देना है, उसके लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना है, उसके जीवन से जोड़ना है, उसके अनुभव का हिस्सा बनाना है मैथ को। ठीक है, और इस तरह से मैथ पढ़ाना है, ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, उसकी तार्किक सोच विकसित हो, और बच्चे के अंदर विजुअलाइजेशन स्किल आए, और एनहेंस हो स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी, यानी स्थानिक तर्क सोच उसकी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, स्थानिक तर्क क्षमता भी बढ़े। ठीक है, फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं प्राइमरी लेवल के, क्या हैं कि भाई क्या है, छोटा बच्चा है तो कम से कम उसे न्यूमरेसी की नॉलेज तो होनी चाहिए, यानी ये इंश्योर करें कि बच्चों को क्या है, नंबर की नॉलेज तो होनी चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, सार्वभौमिकरण होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक ही एरिया के बच्चों को नंबर की नॉलेज हो, सार्वभौमिकरण हो, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बच्चे हैं अगर प्राइमरी लेवल के हैं तो ये इंश्योर होना चाहिए कि बच्चे को एटलीस्ट नंबर की नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, और अगर प्राइमरी लेवल में है तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है, यानी बच्चे को क्या है, चीजों को पहले दिखाना है, टच एंड फील मटेरियल दिखाना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं, पहले कॉन्क्रीट चीजें दिखानी है, फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, और उसकी रियल लाइफ से, एवरीडे लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है चीजों को। ठीक है, जिससे कि उसकी मैथ की थिंकिंग क्या है, मैथमेटिकल थिंकिंग, गणितीय सोच क्या है, डेवलप होगी, और वो समझ पाएगा कनेक्शन। तो ये कुछ बात थी, अब क्वेश्चन बताइएगा इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द विजन ऑफ अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन गणित कक्षा की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। ए ऑप्शन है स्टूडेंट मेमोराइजिंग द फॉर्मूले, कि बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं, या फिर टीचर एज द ओनली नरेटर इन द क्लास, कि टीचर ही एकमात्र कथाकार है कक्षा में, या फिर स्टूडेंट कॉपी करते हैं सोल्व एग्जाम्पल को, कहां से, टेक्स्ट बुक से, या फिर चिल्ड्रन पोजिंग एंड सोल्विंग मीनिंगफुल इन द क्लासरूम, कि बच्चे कक्षा में क्या है, सार्थक प्रस्तुत और हल करते हैं, जो भी क्वेश्चन करते हैं वो कैसे होते हैं, मीनिंगफुल। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए मैथ की क्लास में, कि बच्चे फॉर्मूले याद करें, कि या फिर टीचर ही एक नैरेटर हो। गलत है ना ये, कि टेक्स्ट बुक से सीधा उठाए और कॉपी कर लिए, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। डी ऑप्शन हमारा ठीक है, कि बच्चे जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, उनका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ विजन ऑफ क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर डूइंग मैथमेटिक्स, यानी मैथ को करने के लिए कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा क्लास का एनवायरमेंट होना चाहिए। हिंदी में भी है ये क्वेश्चन, अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। छात्र समूह में काम करते हैं और वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ संबंध बनाते हुए किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों की तलाश करते हैं। बी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरण के आधार पर पाठ्य पुस्तक अभ्यास हल करने वाले छात्र, कि बुक में से हल करें क्वेश्चन। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है और गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखता है, कि एरर्स को क्या है, सीखने के रूप में देखता है कि बच्चे क्या है, गलती करके सीखते हैं। ठीक है। छात्र ब्लैक बोर्ड से प्रश्नों के हल की नकल करते हैं, तो सही विकल्प चुने। बताइए भाई, ब्लैक बोर्ड से नकल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन तो कट ही होगा हमारा। ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। क्या है, स्टूडेंट वर्किंग इन ग्रुप्स एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू सोल्व अ प्रॉब्लम व्हाइल मेकिंग कनेक्शन विद रियल लाइफ सिचुएशन। कैसे, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करें तो रियल लाइफ से रिलेट करके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है ऑप्शन। बाकी क्या है, स्टूडेंट सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर रही है जो कि बेस्ड ऑन एग्जांपल सोल्व बाय टीचर, टीचर ने सोल्व करके दे दिया, वही टेक्स्ट बुक में कर रही है, तो ये भी गलत है। टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सीइंग मेकिंग एंड मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर, जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं उसे क्या है, टीचर कैसे देख रहा है कि ये लाइफ का एक पार्ट है, बच्चे सीख रहे हैं गलती करके, तो सी ऑप्शन भी ठीक है हमारा। डी ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया था कि कॉपी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से, तो बी भी गलत है और डी भी गलत है। ए ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ए और सी हमारे ठीक हैं। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। NCF 2005 considers that mathematics involves a certain way of thinking and reasoning, यानी मैथ के अंदर क्या है कि बच्चा अलग तरीके से सोचता है, तर्क लगाता है, तो ये विजन क्या है, किस तरह रियलाइज होगा। ए ऑप्शन है गिविंग स्पेशल कोचिंग टू स्टूडेंट, कि बच्चों को क्या है स्पेशल कोचिंग दें जब उनके अंदर ये थिंकिंग डेवलप होगी है। Adopting exploratory approach, use of manipulative connecting concept to real life, involving students in discussion, बच्चे क्या हैं इस तरह की नीतियां अपनाएं कि बच्चे एक्सप्लोर कर सकें, कनेक्ट कर सकें, रियल लाइफ से डिस्कशन कर सकें। सी ऑप्शन है रीराइटिंग ऑल द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, की दोबारा से लिखें सारे मैथ की टेक्स्ट बुक को, या फिर एम्फेसाइज ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन टेक्स्ट बुक, की टेक्स्ट बुक में जो भी प्रॉब्लम दी गई है उन पे जोर दें। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एनसीएफ मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका शामिल है, तो बताइए छात्रों को विशेष कोचिंग दे रहे हैं, तो ये तो गलत होगा भैया। खोजपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, जोड़ने के लिए जोड़ तोड़ का उपयोग, चर्चाओं में छात्रों को शामिल करना, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, अच्छा है। गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन की दोबारा से लिखें, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने पर बल देना, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, अब ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। जो बेंजामिन ब्लूम थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्या है वर्गीकरण किया है शैक्षिक उद्देश्यों का। तीन तरह से वर्गीकरण किया है। एक तो कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें बच्चे की थिंकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, यानी बच्चे के सारे माइंड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। बच्चे का सोचना, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, परसेप्शन, देखने का नजरिया, ठीक है, रीजनिंग, तर्क कैसे लगाते हैं बच्चे, ठीक है। तो सारी जितने भी माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती हैं। अफेक्टिव डोमेन के अंदर सारे संवेग आ जाते हैं, सारे इमोशंस आ जाते हैं हमारे, ठीक है। और क्या है साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या है हमारे डूइंग एस्पेक्ट आ जाते हैं, जो हम एक्टिविटीज हाथ से करते हैं, डूइंग एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कॉग्निटिव डोमेन, इसे ही हम पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है सीटेट में। कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक पक्ष,
ये क्या है, 1956 में वर्गीकरण किया था ब्लूम ने इसका। इसके अंदर मानसिक क्षमताएं से संबंधित है, सारी मानसिक क्षमताएं आ जाती हैं हमारी, थिंकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम कल्पना करते हैं, ठीक है, कैसे हम तर्क करते हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसे 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, कैसे, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक, ठीक है। तो पढ़ेंगे एक एक करके। बैटरी डाउन हो गई लैपटॉप की, ठीक है, पढ़ते हैं। फर्स्ट है नॉलेज यानी ज्ञान। देखो इस सीरीज में है, फर्स्ट है नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट क्या है, नॉलेज। नॉलेज क्या है, पहले बच्चों को इसमें आंकड़े, जानकारी को याद कराया जाता है, यानी रिकॉल किया जाता है, याद कराने का प्रयास किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध। इसमें क्या है, जो याद किया गया है उसकी समझ विकसित की जाती है। जो याद किया गया है, जो ज्ञान कराया जाता है, उसकी समझ विकसित की जाती है। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना, ठीक है। पहले क्या है, याद कराने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसकी समझ विकसित हो रही है, ठीक है। 2 स्टेप पढ़ लिए हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे। फिर थर्ड है एप्लीकेशन, यानी जो हमने पढ़ा, पहले हमने याद किया, फिर उसकी समझ विकसित की, फिर उसके बाद जो समझ विकसित किया उसे अप्लाई करना, उसके अनुसार उसका प्रयोग करना, यानी आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना। जैसे कि जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना, यानी अप्लाई करके देखना, ठीक है। पहले हमने क्या करा, याद किया, फिर समझ विकसित की, फिर अप्लाई किया। फिर क्या है, एनालिसिस यानी विश्लेषण, कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ के देखेंगे, अलग अलग सिचुएशन में पुट करके देखेंगे। क्या करेंगे, आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को क्या है, समझा जा सके, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में रख के देखेंगे कि जिससे अच्छे से समझ सके, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंथेसिस, यानी जितना भी हमने पढ़ा है वो एक जगह कंक्लूड करना, यानी जोड़ना एक जगह, ठीक है। क्या करना है, एक जगह कंक्लूड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करना है, यानी इवैल्यूएशन करना है जो सीखा हुआ ज्ञान है। वापस चलते हैं, एक बार और समझते हैं। भाई कुछ भी पढ़ा, पहले याद करा, पहले हमने जो भी मतलब कुछ भी बच्चों को क्या है, आंकड़े हैं, जानकारी पहले क्या है, याद कराई गई, फिर उसकी समझ विकसित की गई, कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसे अप्लाई करके देखा गया, फिर उसे क्या है, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग सिचुएशन में रख के देखा गया, है ना, निष्कर्ष निकालने के लिए। फिर क्या है, सारा एक जगह कंक्लूड कर लिया, एक जगह जोड़ लिया, फिर बाद में उसका मूल्यांकन हुआ, ठीक है। रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। भाई आपने कुछ भी पढ़ा, पहले याद किया, फिर उसकी समझ विकसित की, सीटेट के लिए कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसकी समझ विकसित की, फिर आपने उसे अप्लाई करके देखा कि भाई हाँ ठीक है, नहीं है, क्वेश्चन लग रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, सही है, बढ़िया। फिर क्या है, जितना भी सारा पढ़ा था अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई किया। भाई मैथ अलग पढ़ा, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, अलग अलग क्या है, टुकड़ों में तोड़ा। फिर अब पेपर नजदीक है तो क्या किया, सारा एक जगह कंक्लूड कर लिया अपने माइंड में और पेपर में दे मारा जाके, ठीक है। यानी फिर क्या हुआ, हमारा पेपर का रिजल्ट आया, फिर हमारा हुआ इवैल्यूएशन, ठीक है। पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। सीरीज में भी दे सकता है लगाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स विच इज फार रिमूव फ्रॉम द एवरीडे स्पीच ऑफ द स्टूडेंट। ये पूरा एक है, ठीक है, कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स की अपनी भाषा है जिसके अंदर वर्ड होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जिससे क्या है, जो कि एवरीडे स्पीच से दूर रहती है बच्चों की। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट को बताइए संदर्भ में। ए ऑप्शन है, टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज द वोकैब एंड सिंबल्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स, की टीचर क्या है, जो वर्ड्स और सिंबल दिए गए उन्हें मेमोराइज कराए, उस वोकैब को और वर्ड्स को और सिंबल्स को याद करा दे उन्हें। बी ऑप्शन है, टीचर शुड कंटेक्चुअलाइज द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड मेक मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। भाई ठीक है, मान लिया कि मैथ के जो वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, वो दैनिक भाषा से मिलते जुलते नहीं है, लेकिन टीचर को क्या करना चाहिए, संदर्भ में पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और बच्चों की लाइफ का पार्ट बनाए, उसे उसके अनुभव का हिस्सा बनाए, ठीक है। कैसे पढ़ाएं, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, ठीक है। सी ऑप्शन है, टीचर शुड फोकस ओनली ऑन सोल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स
टू हेल्प स्टूडेंट लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, की टीचर को सिर्फ किस चीज पे फोकस करना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करे, मैथ की लैंग्वेज पे फोकस करे। ठीक है। टीचर शुड डिस्प्ले द चार्ट ऑफ इंपोर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले इन द क्लासरूम, टीचर क्या करे, फॉर्मूले बता दे, क्लासरूम में पूरा चार्ट दिखा दे, मैथ के सिंबल दिखा दे। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा संदर्भ में। भाई चार्ट दिखाना या फिर सिंबल्स याद कराना, फॉर्मूले याद कराना, ये कोई तरीका अच्छा तो है नहीं, है ना। या फिर वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करे कि मैथ की लैंग्वेज पे फोकस कर दे। ठीक है। या फिर मेमोराइज करा दे वोकैब्स को और वर्ड्स को, तो ये भी गलत है। सबसे बढ़िया है कि टीचर क्या करे, कंटेक्चुअलाइज करे। हिंदी में एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, शिक्षक को गणित की समस्याओं को संदर्भ देना चाहिए, यानी संदर्भ से जोड़ना चाहिए, और गणित को छात्र के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अ मैथमेटिक्स टीचर पोज द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम टू हिज स्टूडेंट, एक मैथ की टीचर है, बच्चों को प्रॉब्लम दे रही है ये। 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की एक कॉपी में कितने 12 पेज होते हैं। हर दिन क्या है 10,500 कॉपी प्रिंट की जाती हैं। ठीक है। तो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंट एवरी डे, तो रोज कितने पेज प्रिंट हुए, बच्चों से पूछ रही है। तो बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने रेस्पॉन्ड किया कि मैडम 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक की कॉपी एक दिन में पेज छपते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द अबव कंटेक्स्ट, संदर्भ में कौन सा एक सही है बताइए। ए ऑप्शन है टीचर शुड डिस्करेज द स्टूडेंट फ्रॉम गिविंग इनएक्यूरेट आंसर्स, की टीचर को क्या है, बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए कि तुमने गलत आंसर दिया है, चुप बैठ जाओ, है। या फिर estimation is used in daily life mathematics, hence the teacher should appreciate the student estimation of answer to near accuracy, यानी estimation बच्चे ने क्या है, अनुमान लगाया कि मैडम ये आंसर हो सकता है। तो estimation क्या है, डेली लाइफ में यूज होना चाहिए मैथमेटिक्स के, और टीचर को सराहना करनी चाहिए कि वाह बेटे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, मौज कर दी। सी ऑप्शन है टीचर शुड इग्नोर द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट एंड फोकस ऑन टीचिंग द एल्गोरिथम मल्टीप्लीकेशन, टीचर क्या है, इग्नोर करे बच्चे को, ना उसे रेस्पॉन्स करे और फोकस करे किस पे, फॉर्मूले पे, कि भाई मल्टीप्लाई करो। डी ऑप्शन है मैथमेटिक्स रिक्वायर एग्जैक्ट आंसर, एस्टिमेशन हैज नो रेलिवेंस इन मैथमेटिक्स, मैथ में क्या है, मैथ में अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकलते हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि आंसर हमेशा एग्जैक्ट ही होता है, पॉइंटों में भी तो आता है, उसे सैनिकटतम ही तो बोलते हैं, अनुमान भी लगाया जाता है कि ये हो सकता है ना। ये भी गलत है कि टीचर क्या है, फॉर्मूले उसे तो इग्नोर कर दे और फॉर्मूला बताए बच्चों को। ठीक है, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन भी गलत है कि उसे हतोत्साहित करे। बी ऑप्शन ठीक है कि बच्चा एस्टिमेट लगा रहा है कि मैडम 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में आंसर हो सकता है, तो टीचर क्या है, उसे अप्रिशिएट करे, सराहना करे कि तुमने ठीक बताया है, ठीक है, कोशिश कर रहे हो। तो बी ऑप्शन ठीक है हमारा। ठीक है, ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मे बी लास्ट ही है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंडिकेटर ऑफ हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कौन सा एक इनमें से दर्शाता है उच्च लक्ष्य की तरफ। मैथ का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, हायर एम होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन है मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड टर्न एम्प्लॉयबल अडल्ट्स हु कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कि मैथ के एजुकेशन में क्या होना चाहिए, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, गणित के शिक्षा को रोजगार योग्य वयस्कों को बदलना चाहिए जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं। कहीं से लग रहा है ये ऑप्शन ठीक। बी ऑप्शन है गणित की शिक्षा को बच्चे के आंतरिक संसाधन जैसे अमूर्त सोच और तार्किक निष्कर्ष निकालना चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है बच्चों को गणित के जीवन के एक नए तरीके के रूप में देखना चाहिए। बच्चों को क्या है, गणित को ऐसे देखना चाहिए एक नए तरीके के रूप में, जैसे कि संचार, कम्युनिकेशन, चर्चा, डिस्कशन और समस्या समाधान के लिए दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक बात है। डी ऑप्शन है गणित शिक्षा को तथ्यात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए, कि भाई स्पीड बनवा दें, बिल्कुल उनके क्या है प्रोसेस पूरा रटवा दें। तो ये तो गलत बात है कि प्रक्रिया तथ्यात्मक यानी फैक्ट्स पे और प्रक्रिया सारा प्रोसेस उन्हें सिखाएं। हमें प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, तो ये तो गलत होगा। और रोजगार की बात जहां हो रही है ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो बी और सी ऑप्शन हमारे ठीक है। ठीक है,
तो बी और सी ऑप्शन हमारे बी ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी कल हम करेंगे मे बी ईवीएस पेडागोजी करेंगे या फिर हिंदी भी कर सकते हैं। ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है, डिटेल में अगर पढ़ना है आपको तो डिटेल में भी मैंने कराया हुआ है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पे नए हैं और पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर देना। और जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के हों, वो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी चैनल का। ठीक है, उससे आपको अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी में भी हेल्प होगी, और जो प्रैक्टिकल होते हैं प्रैक्टिकल में फाइल्स होती हैं, असाइनमेंट होते हैं, पीपीटीज, सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, बनवाऊंगी अच्छी तरह, जितना हो सकेगा उतना करूंगी। ठीक है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, मैं टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।